नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली में कई स्थान हैं जहां बारिश में पानी भर जाता है। ऐसा ही एक स्थान है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे, जहां पानी भराव की शिकायत हमेशा मिलती थी। उन्होंने कहा है कि मैंने अधिकारियों से कहा है कि दिल्ली में जहां भी पानी भरता है वहां अभी मौसम से पहले काम होना चाहिए, पंप लगने चाहिए, पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में बारिश के समय में कोई ऐसी जगह ना हो जहां पानी भरे। कि दिल्ली में जो ऐसे स्थान हैं जो बारिश में जहां पर पानी भर जाता है, और ऐसी एक स्थान है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे जहां पे पानी की भराव की हमेशा शिकायत मिलती थी। मगर सीजन से पहले ही मैंने सारे अधिकारियों को कहा है कि दिल्ली में ऐसे जितने भी पॉइंट है जहां पे पानी भरता है उस पे अभी से काम होना चाहिए, वहां पे अभी से पंप होने चाहिए, वहां पे ड्रेनेज की पूरी सफाई होनी चाहिए, वहां पे डीसिल्टिंग होनी चाहिए। और हम ये इंश्योर करेंगे कि दिल्ली में बारिश के समय में कोई भी जगह ऐसी, कोई सड़क ऐसा ना हो, फ्लाईओवर ऐसा ना हो जिसके नीचे कहीं पर भी पानी भरे। तो ऐसे ही वो देखने आए थे और ये आगे क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। लगातार ये दावा करते थे कि पेरिस और जापान जैसी सड़कें बनाई जाएंगी। देखिए, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूं, पेरिस और जापान और लंदन, मगर हम दिल्ली को जैसी राजधानी होनी चाहिए वैसी सुंदर राजधानी बनाएंगे, ताकि लोग जब दिल्ली पर चलें, दिल्ली की सड़कों पर चलें तो उनको गर्व हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार ने चुनाव जीतने के लिए जो मुद्दे बनाए थे वो फ्लॉप शो सामने आ गया। बजट देख लीजिए, उन्होंने कहा कि बजट को देख लीजिए, पेपर लीक हर राज्य में हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार के दौरान राजस्थान को टारगेट बनाकर बदनाम किया गया। उन्होंने कहा कि मैं महसूस कर रहा हूं कि लोग अब पश्चाताप कर रहे हैं। देखिए, जो सरकार ने मुद्दे बनाए थे चुनाव जीतने के लिए वो तो फ्लॉप शो सामने आ गया है। 5 लाख हिंदू को 50 लाख मुसलमान को दिए। सरकार बनते हम लोग हिरने की तरह दाम कम कर देंगे यहाँ पेट्रोल डीजल के। जो वादे किए गए थे वो वादे सब फ्लॉप साबित हो रहे हैं। बजट जो आया है, प्रधानमंत्री की भाषण सुन लीजिए। जो उन्होंने उस वक्त कहा था पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक तो आर्मी में भी हो रहे हैं, पेपर लीक के जुडिशरी और हाईकोर्ट के अंदर हो रहे हैं, पेपर लीक यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, किस राज्य में नहीं हो रहे थे। तो राजस्थान को टारगेट बना करके हमें बदनाम किया गया, जबकि हमने बहुत व्यवस्था करी बच्चों के लिए भी, उनके ठहरने की, उनके खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं पाए बच्चे। उसके बाद में ही जब प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं, और मीडिया जो आप जानते हो मीडिया साथ दे रहा मोदी जी का, आप लोग तो कितने कोशिश कर लो, बोले कैमरे ले लेके खड़े हो जाओ, मेहनत कर लो, पसीना बहा दो, पर आपकी भी एक सीमाएं हैं। बाकी तो आप जानते हो क्या हो रहा है देश के अंदर, दिखाता नहीं मीडिया। पूरे चुनाव में हमारे खिलाफ अभियान चला दिया मीडिया ने, नतीजा ये रहा, हमारी सरकार चली गई। अब जाके लोग पश्चाताप कर रहे हैं, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को लेकर कहा कि हमें बहुत उम्मीदें हैं, दिल्ली को उनकी जरूरत है, दिल्ली पर व्यापक ध्यान देने की जरूरत है, यमुना से लेकर कचरे के मुद्दों पर व्यापक ध्यान देना होगा। Students, this is why I love speaking to the youth. They're so pure at heart. They've got energy, and that's exactly what I told them. You're the richest. You got health and you got time and energy, and that's what it is. So they get energy and they give you much more. Okay. Sir, if we speak about the new CM of Delhi, she is also a woman, and you always appreciate women leadership, be it on the field. What do you want to speak on the new CM of Delhi? We have very high hopes. India needs her now. India needs Delhi, particularly. Delhi needs wholesale attention, wholesale comprehensive attention. From Yamuna to a garbage bin, from a drain to the Yamuna source, it needs a wholesome attention.
Okay, ma'am, you've been in Delhi for so long during your duties from West Delhi. We have seen how you have eradicated the crime against women in West Delhi, especially. So, do you think Delhi needs more safety and other concern? This is a soul event. Okay. I think these questions. Okay, the soul. This is Much the better. last. Yeah. Keep it to the soul. Yeah. What a contribution it could make. Okay, so if we talk about the soul, so to the women students or to the youth, what message do you want to give? I think you're creating leadership of tomorrow. Everybody who's attending, the young man or a woman who's attending the soul and this ultimate leadership. First of all, it's a brainchild of our Honorable Prime Minister. And Mr. Adya is wonderful. In fact, I'm here because of his invitation. And he's a very spiritual civil servant. And I think there's got to be a lot of values driven into this management. And I call it the Harvard of the East or the soul of the world. It is the soul of the world and it will emerge as the soul of the world. You will see many Westerners learning leadership and management, wanting to join soul in the near future. दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला PKVM 2025 के आयोजन पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंटीग्रेटेड कृषि कैसे हो सकती है। 1 एकड़ के फार्म से किसान अनेक तरह की गतिविधियां करके ज़्यादा लाभ कमा सकें। इसके लिए अनेक तरह के प्रयोग यहां देश भर के किसान आकर देखेंगे। उन्नत बीज भी यहां उपलब्ध है, स्टार्टअप भी यहां आए हैं। विकसित भारत के लिए उन्नत कृषि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, क्योंकि विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, किसानों के आगे बढ़े बिना नहीं बन सकता। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं और उसी की एक कड़ी है ये किसान मेला। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अच्छे बीज, कई फसलों के लिए अच्छे बीज की किस्में तैयार करती है। उन बीजों का प्रभाव सीधे खेत में आके देखें किसान। आज हमने देखा कि चाहे गेहूं हो, चना हो, मसूर हो, सरसों हो, फूल हो, सब्जियां हो, फल हो, उन्नत बीज जब लगाते हैं तो कैसी फसलें होती है उसका प्रदर्शन किसानों के बीच यहां किया गया। मैंने भी देखा लाइव। इंटीग्रेटेड कृषि कैसी हो सकती है कि 1 हेक्टेयर के कृषि फार्म से किसान अनेक तरह की गतिविधियां करके ज्यादा लाभ कमा सकें। अनेकों तरह के प्रयोग यहां किसान मेले में देश भर के किसान आके देखेंगे। फिर उन्नत बीज भी यहां उपलब्ध है, जिसके लिए किसान बड़ी संख्या में आते हैं बीज लेने। स्टार्टअप्स भी यहां आए हैं और एग्जीबिशन में जो प्रयोग हुए हैं वैज्ञानिकों ने किए हैं, उनके परिणाम भी यहां दिखाए गए हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो कृषि के क्षेत्र में किए गए कामों को किसानों के पास हम जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान तक। और वो ऐसे मेलों के माध्यम से भी होता है। आधुनिक कृषि चौपाल हमने प्रारंभ किया है, जिसमें हर महीने जो रिसर्च होंगे वैज्ञानिक करेंगे, वो किसान के पास पहुंच जाएं। उसमें भी अब ICR ठीक से एपिसोड तैयार करके किसानों को दिखाने का काम करेगा। ये कृषि मेला जितने हमारे शोध और अनुसंधान होते हैं खेती के क्षेत्र में, उनको किसानों तक पहुंचाने का बड़ा प्रभावी काम करता है। और अभी 3 दिन ये मेला चलेगा और आप देख रहे हैं कि किसानों का मेला भी यहाँ लगा हुआ है। मोतिहारी के चिरैया थाना क्षेत्र से अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। चिरैया के एक युवती का अपहरण कर लिया गया। मामले को लेकर पीड़ित पिता सुजीत कुमार जायसवाल सहित अन्य पर अपहरण का आरोप लगाया गया। पिता ने सुजीत कुमार जायसवाल सहित अन्य लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया है। पिता ने
वहीं आज बता दें कि पीड़ित पिता ने मोतिहारी एसपी को जनता दरबार में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शाम को शौच के लिए घर से निकली थी उसकी बेटी। इसी दौरान आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। पिता जब आरोपी के घर पहुंचे तो उसके परिवार ने पहले 5 दिन में लड़की को वापस करने का आश्वासन दिया उनके घर वालों ने। बाद में उन्होंने 5 लाख की फिरौती की मांग कर डाली। साथ ही धमकी भी दी है कि पैसे नहीं देने पर लड़की को कोलकाता में देह व्यापार के लिए बेच देंगे। हालांकि थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार के अनुसार मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला लगता है। लड़की की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। बेटी के हमरा काम बेटी के हम मांग करे गेली तो 5 लाख रुपया में धमका के घरे रही कि हमरे पर कितना कर रही तो ओकरा बाद चैन से हमने बाड़ी में वहाँ जाए तभी थाना पर एसपी साहब ने गेली भी बात का कोनो सुनवाई हमने के नहीं। तो फिर एसपी साहब लोग काहे खातिर नहीं है? फिर यही सुनवाई के लिए राल बनी हमने लेकिन यहाँ आपके नहीं हुई हमें। वो लोग क्या कहता बेटी वापस ना करी ना 5 लाख रुपया मांगे थे। कहिया से बेटी गायब बनी? जी हो गई मोटा मोटी 1 महीने से। का नाम है बेटी का? सप्तरी कुमारी। रोवर का नाम बा चुन साहब। मामला है चिरैया थाना कांड संख्या है 25/2025 का। इसमें परजिलवा गांव पड़ता है। वहाँ पर जो है चुन सहनी की बेटी रहती है और उसी गांव का जो है गजेंद्र प्रसाद का लड़का जो है FIR जब हुआ है उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगा। इस केस को मैं ही लीगल रूप से देख रहा हूँ एज एडवोकेट शिवलाल सनी मेरा नाम हुआ कि 7 बजे आता है 4 चक्का से और 4-5 आदमी के साथ अज्ञात लोग के साथ आकर उसका इनका लड़की का अपहरण कर लेता है। अपहरण करने के बाद जो है ये क्या करते हैं कि गांव गंवी के नाते जाकर उनके पिताजी से पूछते हैं कि भाई आपका लड़का हमारा लड़की का अपहरण कर लिया, गाँव के लोग हमको बताया है। जो भी उसके पिताजी से पूछते हैं जाकर तो 4-5 दिन के बाद कहते हैं कि लौटा देंगे। फिर 4 दिन के बाद ही जाते हैं तो कहते हैं उसके अभियुक्त के जो है सभी अभियुक्तगण क्या कहते हैं कि तुम्हारी लड़की तभी वापस करेंगे जब 5 लाख रुपया रंगदारी के रूप में तुम हमको देगा और नहीं तो उसको कोलकाता ले जाकर हम भेज देंगे। यह बहुत ही 96 BNS सेक्शन में यह FIR लॉज्ड है जो कि नॉन अवेलेबल सेक्शन है। और आज जनता दरबार में यहाँ है एसपी साहब का। एसपी साहब तो काफ़ी काबिल तारीफ़ है एसपी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग के माध्यम से उनसे भी आप पूछिएगा कि 1.5 महीने होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी एक्यूज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लगता है कोई दबंग आदमी है और काफ़ी पैसे वाले लोग हैं जिस कारण गरीब को न्याय जल्दी नहीं मिल रहा है। बस यही मैटर है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस का जनता में जनाधार और विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार के हितों का संरक्षण करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि यहाँ किसी की कोई भूमिका नहीं है, जो भूमिका है वो एक ही परिवार की है। कि जो आज हालात हैं, कांग्रेस के नेताओं की जो स्थिति है, जब जनता में जनाधार ही समाप्त हो गया है, जनता में विश्वसनीयता भी समाप्त हो गया है और बार बार ये बात साबित होते रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टी है, एक परिवार के हितों की संरक्षण करने वाली पार्टी है और इसलिए यहाँ किसी की कोई भूमिका नहीं है। जो भी भूमिका है वो एक परिवार की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भू कानून की मांग राज्य के लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे। उनकी भावनाओं के अनुरूप हमने कानून प्रस्तुत किया, विधानसभा ने उसे पारित किया है। जो यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग चाहते हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भूमि की खरीद फरोख्त ना और निवेश भी प्रभावित ना हो और वैसे कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि हम समावेशी बजट लाए हैं जिसमें हमने हर वर्ग के लिए प्रावधान किया है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है। निश्चित रूप से जो जन भावनाएं हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर चाहते हैं, यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग चाहते हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग चाहते हैं, उन सब की भावनाओं के अनुरूप सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे
और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़ें। मैं प्रदेश के हमारे आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, देश की सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले उन सभी हुतात्माओं को भी इस अवसर पर नमन करना चाहता हूं, जिनके कारण से हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनेक नए नए निर्णय हम ले रहे हैं, अनेक नवाचार कर रहे हैं। समावेशी बजट हम लाए हैं, जिसमें हमने हर वर्ग का प्रावधान किया है। यूसीसी हमने राज्य के अंदर लागू कर दिया है। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए थे, जिसमें 20,000 से अधिक भर्तियां हमने अभी तक संपन्न कर ली हैं। धर्मांतरण का कानून, दंगा रोकने का कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयाँ ये उत्कृष्ट और आदर्श उत्तराखंड की परिकल्पना है और जन भावनाओं के अनुरूप जो हमने निर्णय लिए हैं, निकट भविष्य में भी हम राज्य के हित में जो भी जरूरी निर्णय होंगे वो जरूरी निर्णय लेने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि दिशा की बैठक जिले में होती है। इस बैठक में हमने निर्णय लिया कि हर 3 महीने के बाद हम दिशा की बैठक करेंगे। बैठक में सभी विभाग के अधिकारी रहते हैं। हमारे जो भी प्रश्न होते हैं हम उसमें उसका ETR भी लेते हैं। ETR के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। पानी के संबंध में चर्चा हुई। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है लेकिन तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक टंकी बनकर तैयार हैं, पानी नहीं आ रहा है। हमने निर्णय लिया है कि पानी की समस्या को लेकर जल्द ही बैठक करेंगे। जनता परेशान है। देखो, दिशा की बैठक हाईएस्ट बॉडी की जिले के अंदर बैठक होती है और इस जिले की बैठक में, दिशा की बैठक में हमने निर्णय लिया है पिछली बार कि हर 3 महीने के बाद हम दिशा की बैठक करेंगे, जिसमें माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिला परिषद के अध्यक्ष उस बैठक पे रहते हैं और सभी विभाग के अधिकारी रहते हैं। और फिर जो आज प्रश्न होते हैं उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट भी, ATR भी हम लेते हैं और ATR के माध्यम से हम फिर आगे बढ़ते हैं। आज जो विषय आए हैं, रांची राजधानी के लिए 2-3 महत्वपूर्ण सूचना निर्णय हुआ है कि अप्रैल महीने में बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के दिन रातू रोड एलिवेटेड रोड का उद्घाटन हो जाएगा। जून 15 को नया सराय ROB का उद्घाटन हो जाएगा। नगड़ी का जो ROB है वो इसी साल दिसंबर तक बनके तैयार हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई पानी के संबंध में, क्योंकि अभी से गर्मी शुरुआत हो चुकी है लेकिन तैयारी नहीं है। रांची नगर निगम क्षेत्र में 1 दर्जन के ऊपर पानी की टंकी कोई 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख लीटर बनके पिछले 5 साल से तैयार है। 6 साल से पानी नहीं आ रहा है। आदमी जुटको ने हाथ खड़ा कर दिया, आदमी PhD ने हाथ खड़ा कर दिया। तभी हमने निर्णय लिया है कि PhD, जुटको और नगर निगम पानी की समस्या को लेकर हम जल्दी बैठक करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि साहब पानी, अब पाइपलाइन नहीं है, वो उस पर फेंका फेंकी कर रहा, जनता परेशान है, इसीलिए ये निर्णय लिया। जल जीवन मिशन लगभग रांची जिले के अंदर 600 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया मिला। हमने पूछा कितने का, 600 करोड़ में कितने को पानी पिला पाए, तो जवाब कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था कि हर घर को नल, लेकिन 600 करोड़ में लोग बगले झांकते रहे अधिकारी। तो इस पे भी हमने कड़ा रुख लिया। हमने कहा कि भाई आप, हमने चिन्हित किया कि भाई आप जाओ देखो, जो ठेकेदार है वो 100 फीट 150 फुट करके और बोरिंग करके भाग गया, पानी नहीं मिल रहा। पानी चाहिए, टंकी नहीं चाहिए हमको, टैप नहीं चाहिए हमको, टैप में पानी चाहिए। तो उस पर भी गंभीर चर्चा हुई है। सारे विषयों पर बहुत चर्चा हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, NHI, रेलवे, सब जगह पे चर्चा हुई है। यह बहुत फ्रूटफुल चर्चा हुई है और दिशा की बैठक में सभी जनप्रतिनिधि आए। अब 3 महीने बाद फिर बात करेंगे। ऐसा लगता है सेंट्रल स्कीम्स के प्रति कुछ कहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई उदासीनता नहीं है, किंतु धरातल पर उतारना, भारत सरकार की जितनी स्कीमें हैं
धरातल पर फुल प्रूफ उतरे, उसकी योजना हम सब ने बनाई है और उम्मीद है कि आने वाले समय में योजना धरातल पर उतरेगी। अशोक चौधरी ने जहानाबाद स्थित मंगलम मैरिज हॉल में आयोजित बजट परिचर्चा पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार के समग्र विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज हम सब लोग पूरे देश में विभिन्न अलग अलग एनडीए के लोगों के द्वारा बजट को लेकर के जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, उसके लिए हर जगह संगोष्ठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात को रखने का हम लोग एनडीए के लोग काम कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम जहानाबाद आए हैं। मैं समझता हूं कि जो ये बजट पेश हुआ है, 8वीं बार माननीय वित्त मंत्री जी ने इस देश का बजट पेश किया है और इस बजट को बिहार को इस बजट से काफ़ी फायदा है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान देश है और प्रदेश है और बिहार में दो जो मेजर निर्णय किए गए हैं एग्रीकल्चर को लेकर के। एक तो मखाना बोर्ड का गठन, तो मखाना आज की डेट में पूरी दुनिया में एक वंडर्स फूड में आ रहा है, जिसमें कि लेस फैट है और प्रोटीन और उसमें कैल्शियम बहुत है। तो पूरी दुनिया में अब डिमांड जो है मखाना का बढ़ रहा है और हमारे यहाँ मखाना के एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी हो रहा है। तो उसकी क्वालिटी को हम कैसे इंक्रीज करें, उसके यील्ड को हम और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और बेस्ट प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट में हम कैसे भेज सकते हैं, उसके लिए मखाना बोर्ड जो है आने वाले समय में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा सबसे बड़ा निर्णय है कि फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, क्योंकि हम यहाँ पर लीची भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम आम भी एक्सपोर्ट करते हैं, नॉट ओनली इंटरनेशनली बल्कि देश के अंदर भी हमारे यहाँ बहुत से प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ हल्दी जो है, ऑर्गेनिक हल्दी, ये हमारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां लेती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे और बेस्ट कर सकें, उसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। तो ये दो संस्थानों का निर्णय किया गया है। पटना एयरपोर्ट के एक्सटेंशन का प्लान है। दूसरा बात है कि नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार का उन्होंने इस बजट में निर्णय किया है। तो जो हमारे पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया बनना है, उसको इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में वो लोग लेने का काम करेंगे। तो अभी पटना बिहटा है, हमने दरभंगा शुरू किया है, हमारा पूर्णिया शुरू हो रहा है। उसके अलावा भी हमको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देने का काम भारत सरकार कर रही है। उसके बाद आईआईटी पटना का उन्होंने निर्णय किया कि हम विस्तार करेंगे, जिससे कि नए लोगों को, नए बच्चों को और कुछ शिक्षा लेने का उनको मौका मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र, सिंचाई के क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्णय है कि कोसी के लिए कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है। उससे लगभग 50 हेक्टेयर जो जमीन है उसको हम सिंचित कर पाएंगे इस योजना से। जो कोसी की बाढ़ में जो इलाका डूब जाता था, जो इलाका खराब हो जाता था, जहां बालू आ जाता था, वहां पर हम 50,000 हेक्टेयर को अधिक कृषि भूमि को डेवलप कर पाएंगे। तो जिससे कि हमारा प्रोडक्शन, जो स्टेट का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो निश्चित रूप से इंक्रीज करेगा। और मिथिला के लिए विशेष सिंचाई योजना को भी क्या है, क्योंकि मिथिला भी हमारा बाढ़ का इलाका है, वहां पर भी सिंचाई योजना का निर्णय किया गया है। भगवान बुद्ध से जुड़े जो टूरिस्ट क्षेत्र हैं, उनको भी डेवलप करने का निर्णय भारत सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से जो ये मगध का इलाका है, उसको उससे बेनिफिट होगा। और जो हमारे हिस्टोरिकल हैं, चाहे वो बुद्ध हो, जैन हो, जो हमारा सिख का, इन सेक्टर्स को भी भारत सरकार, जो राज्य सरकार कर रही है, भारत सरकार अलग से उसमें सहायता देने का प्लान किया। तो उससे हमको लगता है कि मगध का जो हमारा क्षेत्र है, उसको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और हम समझते हैं कि जिस तरह से प्रगति यात्रा के माध्यम से माननीय नेता ने अभी गंगा के ऊपर जो उन्होंने भ्रमण किया था फर्स्ट और सेकंड फेज में, तो उसमें उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ का बजट उन्होंने सैंक्शन किया था कैबिनेट से, उस प्रगति यात्रा के फर्स्ट फेज में। जो हमारा सेकंड फेज हो रहा है, जो पूरा मगध का, पटना से लेकर के नवादा से लेकर के वो वहां तक आपको यूपी बॉर्डर तक, कैमूर रोहतास तक का, और आज नेता का पटना में खत्म हो रहा है। तो ये भी जो है बहुत बड़ा अब 25 को कैबिनेट होगा। इस कैबिनेट में इन सब की घोषणा जो जितनी भी हुई है, चाहे वो जहानाबाद में हो, गया में हो, इस पूरे मगध का इलाके में
उस योजनाओं को पास किया जाएगा। अब बहुत शीघ्र माननीय नेता इन सब के शिलान्यास के लिए भी सब जगह जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये जो साल है ये बिहार के मूलभूत संरचनाओं को लेकर एक मजबूत साल होगा। और अभी हम लोगों ने लगभग 20,000 करोड़ का पूरे सड़कों का उन्नयन का और सुदृढ़ीकरण का निर्णय किया है, जिसको माननीय नेता ने अप्रूवल किया था। एक नया योजना की शुरुआत की है और 9 साल से जो मुख्यमंत्री सेतु योजना बंद पड़ी थी उसको भी शुरू करने का निर्णय किया है। तो सड़क में 194 सड़क जहानाबाद में लिया गया है जो 326 किलोमीटर है टोटल। लगभग 297 करोड़ के लागत से उन सड़कों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा और 8 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा जिसमें 34 करोड़ का राज्य सरकार का इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं समझता हूं कि नीतीश जी ने जो ग्रामीण सड़कों को और पुलों को ठीक करने का निर्णय लिया है उससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में लोग काम करते हैं उनको अपना प्रोडक्शन शहर में, राजधानी में, ब्लॉक में पहुंचाने में सुविधा होगी और सड़कों के निर्माण से जो आर्थिक अर्थव्यवस्था हमारी है ग्रामीण क्षेत्रों में वो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।